Hello everyone, let's start discussing about today's Lead Code Weekly Contest 367. So talking about the difficulty, तो difficulty आज के contest की थोड़ी सी easier side पे दी. जो fourth question था वो भी medium था. बाकी overall A, B, C जैसे usually होते हैं वैसे ही थे. बाकी D काफ़ी easy था इस बार. So yeah, let's start with the A problem. तो मैं समझा देता हूँ कि हमें A problem given क्या है. तो ए प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि एक सेकेंड देना. हाँ, ए प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि तुम्हारे पास एक एरे है. ठीक है, तुम्हारे पास एक एरे है, नम्स है तुम्हारे पास. ठीक है, नम्स. और तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें बताना है क्या कोई भी ऐसा पेयर ऑफ इंडेक्स एग्जिस्ट करता है जिसमें कि अगर समझो ये आई और जे का एक पेयर है. ठीक है, जिसमें कि ए जे माइनस ए आई, इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू वो हमें एक और दे रखी है वैल्यू डिफरेंस. ठीक है, वैल्यू डिफरेंस मान लेते हैं, वैल्यू डिफरेंस इससे बड़ी हो. ठीक है, और एप्स ऑफ आई माइनस जे जो है वो हो इंडेक्स डिफरेंस से बड़ा. इतना समझ आया? मतलब कि क्वेश्चन क्या है, तो हमें बताना है कोई भी एक ऐसा पेयर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, और अगर करता है तो हमें वो पेयर रिटर्न करना है, और अगर मल्टीपल हो सकते हैं ऐसे तो तुम कोई भी रिटर्न कर सकते हो. ठीक है, तो ये इसमें हम क्या कर सकते हैं, मतलब अगर हम कंस्ट्रेंट्स देखें इसके, तो कंस्ट्रेंट्स कितने हैं, एन जो है 100 तक जा रहा है. तो तुम क्या कर सकते हो, ब्रूट फोर्स अप्रोच लगा सकते हो. ब्रूट फोर्स तुम हर एक पेयर पे जाके चेक कर सकते हो कि जो तुम्हारा एब्सोल्यूट है जे माइनस आई का, तुम दो लूप लगाओगे, एक आई का एक जे का. अगर एब्सोल्यूट ऑफ जे माइनस आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू इंडेक्स डिफरेंस है, और उनकी वैल्यू के बीच का भी ए जे माइनस ए आई जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके बराबर है, वैल्यू डिफरेंस के. ठीक है, ये इंडेक्स डिफरेंस हमें दे रखी है, इंडेक्स डिफरेंस और वैल्यू डिफरेंस. तो तुम क्या कर दोगे, वही वाला पेयर रिटर्न कर दोगे. और अगर ऐसा पेयर एग्जिस्ट नहीं करता तो तुम्हें क्या करना है, -1 रिटर्न. ठीक है, तो चलो मैं इसका कोड दिखा देता हूँ. तो इसका कोड ऐसे है कि जैसा भी मैं बोल रहा था, इनिशियली हमने एक आंसर ले लिया, -1 से इनिशियलाइज कर दिया. फिर हम 0 से a डॉट साइज तक गए, मतलब 0 से n तक, और फिर हम सिमिलरली दूसरा लूप लगाया हमने j, जो हम जा रहे हैं i से लेकर n तक. और हम सिंपली बस चेक कर रहे हैं कि एप्स ऑफ ए जे माइनस ए आई, अगर ये मैंने इसके वेरिएबल के नेम चेंज कर दिए थे, वी ए कर दिया था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी ए और जे माइनस आई. अब इसमें एब्सोल्यूट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, जे ग्रेटर देन आई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू इंडेक्स है. तो आंसर 0 को कर दो आई, आंसर 1 को कर दो जे. तुम यहाँ ब्रेक भी लगा सकते हो, ब्रेक से हो जाएगा काम. ठीक है, ब्रेक और फिर रिटर्न कर देना है हमें एंड में आंसर. सो या दैट्स इट. अब स्टार्ट करते हैं बी वाली प्रॉब्लम पे. तो बी वाली प्रॉब्लम भी इजी है, मतलब इसमें भी ब्रूट फोर्स अप्रोच लगानी थी. बस हमें बता देता हूँ कि है क्या क्वेश्चन. तो तुम्हारे पास एक एस गिवन है स्ट्रिंग. ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, 1 0 1 0 कुछ भी. और तुम्हें एक इंटीजर गिवन है के. तो एस की काफ़ी सारी सब स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, लाइक 1 0 1 0 0 1 0 0 1. तो तुम्हें एक ऐसी शॉर्टेस्ट लेंथ की सब स्ट्रिंग पहले तो सिलेक्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ वंस जो है ना, नंबर ऑफ वंस वो किसके बराबर हो, वो के के बराबर. ठीक है, वो किसके बराबर होने चाहिए, के के बराबर. और तुम्हें कौन सी सब स्ट्रिंग सिलेक्ट करनी है, शॉर्टेस्ट. ठीक है, अब शॉर्टेस्ट में भी काफ़ी सारे ऑप्शन हो सकते हैं. समझो k इज इक्व टू 2 है, और मैं अभी कंसीडर कर रहा हूँ सब स्ट्रिंग कोई निकालता हूँ मैं 1 0 1. तो इसमें नंबर ऑफ वंस किसके बराबर है, 2 के बराबर. एक है 1 1 0, इसमें नंबर ऑफ वंस भी 2 के बराबर है. तो अगर ऐसा केस एग्जिस्ट करता है कि तुम्हारी शॉर्टेस्ट भी है, अगर 1 1 करता, अगर एक और स्ट्रिंग होती तो हम सीधा 1 1 रिटर्न कर देते, राइट. लेकिन अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता, समझो तो ये 3 लेंथ की सब स्ट्रिंग है, तो ये शॉर्टेस्ट अभी 3 लेंथ की है, ये एग्जिस्ट नहीं करती. तो इस वाले केस में तुम्हें ऐसा नहीं कि कोई भी करनी है, तुम्हें करनी है लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट. तो इस वाले केस में कौन सी है, ये वाली लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट है. तो इसके कंस्ट्रेंट्स जब तुम देखोगे तो कंस्ट्रेंट्स इसके कितने गिवन है, कंस्ट्रेंट्स इसके गिवन है 100 तक.
100 तक देखते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ब्रूट फोर्स अप्रोच लगानी है यार, मतलब और कुछ बचेगा नहीं इसमें, सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करो, मतलब फॉर लूप लगाओ 0 से n तक, और जे वाला भी लगाओ 0 से n तक, सब स्ट्रिंग ले लो i से j तक के बीच की, उसमें चेक करो नंबर ऑफ वंस जो है वो k के बराबर होने चाहिए, और फिर तुम्हें क्या करनी है, स्मॉलेस्ट, तो वो वाली कंडीशन लगा दो कि लेंथ स्मॉलेस्ट होनी चाहिए, और अगर लेंथ बराबर है तो क्या होना चाहिए अपना, तो अपना होना चाहिए लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट। तो मैं इसका कोड दिखा देता हूँ कि क्या करना था इसमें। तो हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे एक मैंने आंसर ले लिया, मतलब जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ, इनिशियली मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग ली, क्योंकि अगर आंसर एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। मैंने एक स्ट्रिंग टेम्परेरी ले लिया और टेम्परेरी को मैं फिल करता जाता हूँ, मतलब ठीक है, मतलब वो आई से स्टार्ट हो रही है ऐसे समझो, तो टेम्प डॉट पुश बैक कर दिया मैंने एज, अब टेम्परेरी में बढ़ती जा रही है, मतलब आई से स्ट्रिंग स्टार्ट होती जा रही है, वो वाले आयत वाले इंडेक्स, राइट। अगर फिर मैंने चेक कर लिया, अगर एज जो है किसी भी मोमेंट पे 1 है, अगर जैसे ही 1 होता है तो मैं क्या कर दूंगा, अपने काउंटर को बढ़ा देता हूँ, इससे क्या होगा कि मेरे पास मेंटेन रहेगा कि मेरे कितने नंबर ऑफ वंस आ रखे हैं। किसी भी मोमेंट पे अगर काउंटर के बराबर हो गया तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि तुम्हारा आंसर, मतलब इस वाली सब स्ट्रिंग जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर तुम्हारा अब तक कोई आंसर नहीं आया था, मतलब इनिशियली एम्प्टी थी ना, तो आंसर को सीधा टेम्प कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो तुम डायरेक्ट ही बराबर कर दोगे। एल्स इफ अगर जो मेरा टेम्प का साइज है ना, जो मेरी स्ट्रिंग का साइज आ रहा है टेम्परेरी वाली, जिसमें नंबर ऑफ वंस जो है काउंटर या फिर के बराबर है, तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, टेम्प डॉट साइज अगर आंसर डॉट साइज से छोटा है तो आंसर को मैंने टेम्प कर दिया, मतलब मेरे को स्मॉलेस्ट ही तो चाहिए, शॉर्टेस्ट लेंथ की। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है कि इन दोनों की लेंथ बराबर है, जो अब तक मेरा आंसर आ रखा है, ठीक है, और फिर बस मेरे को चेक करना है कि मेरी लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होनी चाहिए, तो टेम्प इज लेस देन आंसर, वो वाली चीज़ ट्रू हो अगर, तो मैं क्या कर दूंगा, आंसर को टेम्प के बराबर कर दूंगा। और अब मेरे को इसके आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, जैसे ही मेरे पास के आ गया तो मैं आगे बढ़ूंगा, तो मतलब हो सकता है के ही वैल्यू रहे लेकिन लेंथ बढ़ जाएगी, या फिर लेंथ ही बढ़ जाएगी बेसिकली, तो उस वाले केस में हमारा आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो सीधा ब्रेक कर दो यहाँ से, और हर एक आई से स्टार्ट करके बस तुम देख लो, तो बस एंड में रिटर्न कर दो आंसर, दैट्स इट। हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन जो है ना, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि वो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसमें कंस्ट्रेंट्स डिफरेंस गिवन है। तो सेम क्वेश्चन है फर्स्ट जैसा, सेम क्वेश्चन है, बस क्या चीज़ का डिफरेंस है इसमें कि कंस्ट्रेंट्स, जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं वो n 10⁵ तक जा रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है क्या, अब हमें क्या निकालना है, तो तुम बेसिकली ऐसे सोचो कि हमारे पास है ना, हमारे पास एक अगर नंबर गिवन है, ठीक है, उसके इंडेक्सेस मान लो 0 1 2 3 4 5 अप टू n। अब तुम खुद सोचो कि अगर मेरा इंडेक्स डिफरेंस कुछ एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, अगर मेरा इंडेक्स डिफरेंस सोचो 3 से बड़ा होना चाहिए, तो ये समझो कि अगर तुम 0 को देखते हो, 0 तुम्हारा बड़ा इंडेक्स है, अगर तुम एक आई जे का पेयर सिलेक्ट करते हो जहाँ पे जे 0 है और आई जो है उससे छोटा वाला इंडेक्स है, तो ऐसा पेयर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट, क्योंकि इससे पीछे ऐसे कोई आ ही नहीं सकता इंडेक्स जिसमें से कि इनके बीच का डिफरेंस हो वो 3 हो, ठीक है, मतलब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आई बड़ा वाला है और जे छोटा वाला होगा, ठीक है, सॉरी, जे बड़ा वाला है और जो कि किसके बराबर है 0, और आई छोटा वाला है, ठीक है, तो इसके पीछे ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा छोटा इंडेक्स जिसके बीच का डिफरेंस क्या है 3 या फिर उससे बड़ा। 1 की बात करें तो क्या एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल नहीं कर सकता इसके पीछे। 2 की बात करें नहीं कर सकता, क्यों, 2 - 0, 2 तक एग्जिस्ट कर सकता है एब्सोल्यूट डिफरेंस, इससे ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इससे ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करेगा, हाँ, या 3 भी नहीं कर सकता यहाँ पे, हमें चाहिए 3 से बड़ा या 3 के बराबर, ठीक है। अब मैं 3 पे आया, तो 3 और 0 के बीच में एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है, वो है 3, और मैं मान के चल रहा हूँ कि ये बड़ा वाला है, ये j = 3 है, हम पेयर i, j फाइंड कर रहे हैं और ये j है, ठीक है, जो j जो है वो बड़ा है, ठीक है,
तो 3 के लिए कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, 0। तो मतलब एक तो ये वाला इंडेक्स डिफरेंस वाली चीज़ तो ट्रू हो रही है यहाँ पे। अभी हमें ये नहीं पता कि हमारी वैल्यू डिफरेंस वाली चीज़ ट्रू हो रही है कि नहीं, लेकिन इंडेक्स डिफरेंस वाली तो चीज़ ट्रू हो रही है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 तो है। अब मैं 4 पे आया तो 4 के लिए 0 भी सेटिस्फाई करेगा, 1 भी सेटिस्फाई करेगा कंडीशन, ठीक है। तुम 5 पे आए तो तुम्हारे लिए 0 भी कंडीशन ट्रू करेगा, 1 भी करेगा और 2 भी करेगा, ठीक है। जब तुम किस पे आए, जब तुम आए 5 पे तो तुम्हारे लिए 0, 5 के लिए 0, 1 और 2। जब तुम 6 पे आए तो तुम्हारे लिए ट्रू करेंगे 0, 1, 2, 3, ठीक है, 3। तो इसका क्या मतलब है, मेरे को बस मेंटेन करते जाना है कि मेरे लिए कौन कौन से इंडेक्सेस जो हैं वो क्या हैं, उनके संग मेरा इंडेक्स डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 आता हो, या तो कितना आता हो, इंडेक्स डिफरेंस। तो अगर मैं किसी इंडेक्स आई पे हूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि आई माइनस, ठीक है ध्यान से सुनना, आई माइनस इंडेक्स का डिफरेंस जो है ना, इंडेक्स डिफरेंस वो अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो मेरे लिए वो, मतलब जिसमें भी सोचो कि अगर तुम किसी इंडेक्स आई पे खड़े हुए हो, आई पे, ठीक है, इस वाले केस में लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब तुम 5 पे खड़े हो, ठीक है, तो तुम 5 माइनस देखते हो कितना, इंडेक्स डिफरेंस जो कि है 3, ठीक है, तो वो कितना आ गया 2। तो इसका क्या मतलब है, तुम 2 से लेकर 0, 1, 2, मतलब 0 से लेकर 2 तक सारी वैल्यूज जो हैं वो इसके संग ले सकते हो। अभी वैल्यू डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम, केवल इंडेक्स डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बस तुम्हें, अगर तुम किसी तरीके से इनमें से ऐसी वैल्यू चेक कर लो, मतलब देखो 5 के लिए है ना एग्जिस्ट करती होंगी, मतलब 5 के लिए 0, 1 और 2 जो है ट्रू करती हैं एज एन इंडेक्स डिफरेंस, लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि वैल्यू डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो तुम खुद सोचो, क्या तुम्हें, अगर यहाँ पे 50 वैल्यूज़ होती हैं जो कि मेरे इंडेक्स के लिए एग्जिस्ट कर रही हैं, तो क्या तुम्हें 50 वैल्यू का रिकॉर्ड रखना है क्या? तुम हर एक 50 वैल्यू से चेक करोगे? नहीं, हमें कोई भी एक बतानी है ना। तो सोचो कि अगर ये 5 है, यहाँ पे कोई x वैल्यू है, अगर मेरे को एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है ना वो मेरे को वैल्यू डिफरेंस से बड़ा बनाना है, मैं ना इंडेक्स की बात नहीं कर रहा, मैं वैल्यू डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। इंडेक्स डिफरेंस हमने कंसीडर कर लिया, अब हम वैल्यू डिफरेंस की बात करेंगे। तो अगर यहाँ पे सबसे छोटी वाली वैल्यू समझ लो a1 है और सबसे बड़ी वाली वैल्यू समझ लो a2 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एब्सोल्यूट डिफरेंस जो होगा वो मैक्सिमम होगा या तो सबसे छोटी वाली वैल्यू से या सबसे बड़ी वाली वैल्यू से, राइट। मतलब ये बताना बहुत सिंपल है। अगर सोचो x a1 से a2 के बीच में, तो ऑब्वियसली यहाँ तो इनके बीच की जो वैल्यू है उनसे तो ज़्यादा ही होगा ना a1 और a2 का। तो या तो एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो a1 से मैक्सिमम होगा या तो a2 से मैक्सिमम होगा। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू बस देखनी है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे देखेंगे, तो वो भी बहुत सिंपल है। मतलब अभी मेरे को बताते बताते एक और दिमाग में अप्रोच आ गई। वैसे मैंने सेट से किया था, लेकिन इससे हम प्रीफिक्स एरे से भी कर सकते थे, जिससे मैंने ऑफ एन लॉग एन में किया था बेसिकली, लेकिन ये ऑफ एन में भी हो सकता है। तो ऐसा है कि तुम सोचो कि अगर तुम किसी, मतलब तुम इंडेक्स पे आइटरेट कर रहे हो, तुम चेक करते हो क्या, अगर तुम किसी इंडेक्स आई पे खड़े हो, सोचो 3 है जो इंडेक्स डिफरेंस है, वैल्यू डिफरेंस की बात नहीं कर रहा अभी मैं। तो जब तुम 0 पे खड़े हो तो तुम देखते हो तुम्हारे पीछे -3 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, मतलब कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता ना। तो तुम कुछ मत करो, यहाँ पे स्किप कर दो, क्योंकि ये बड़ा वाला इंडेक्स कभी हो ही नहीं सकता। 1 की बात करें तो 1 की बात करें तो क्या इसके पीछे -3 वाला इंडेक्स एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, तो छोड़ो उसको भी। 2 की बात करें, नहीं कर सकता। 3 की बात करें, कर सकता है 0। तो 0 को एक सेट में डाल दो। किसके संग डालोगे तुम सेट में? एक तो डालोगे इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, a0 समझ लो, एक पेयर बना के डाल दो a0, 0, ठीक है। फिर तुम बस चेक करो कि तुमने सेट में डाल दिया, और सेट की सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू कुछ कंसीडर करो। तो सबसे छोटी वाली वैल्यू क्या है? a0, और सबसे बड़ी वाली वैल्यू क्या है? a0, क्योंकि एक ही वैल्यू है।
तो 3 वाले इंडेक्स के लिए तुम्हारी ये कंडीशन इंडेक्स डिफरेंस वाली तो ट्रू कर ही रही है। तुम बस चेक करो कि तुम्हारी वो वाली वैल्यू डिफरेंस वाली जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है कि नहीं। तो उसके लिए क्या कर सकते हो तुम, बस AI से तुम चेक करो माइनस इसका डिफरेंस एब्सोल्यूट का, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब ऐसे समझो एश डॉट बिगिन करता मैं, उसका क्या है फर्स्ट वाला, अगर ये वाली चीज़ की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू किससे आ रही हो, वो तुम्हारी आ रही हो वैल्यू डिफरेंस से, तो तुम्हारा आंसर एग्जिस्ट करता है, तुम संगे संग रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, फिर तुम फोर्थ इंडेक्स पे आते हो। तो फोर्थ के लिए अब देखो, फोर्थ के लिए 1 या फिर उससे कम जो है वैल्यू, मतलब इंडेक्स वाली वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो तुम्हारा A0, 0 तो डला ही हुआ था सेट में, तुम अब ये और डाल दो A1, 1। ठीक है, A1, 1। फिर ऐसे ही तुम 5 पे आए, तो 5 के लिए क्या 2 एग्जिस्ट कर, 2 या फिर उससे पीछे, तो ये दोनों तो एग्जिस्ट करती हैं, तुम ये और डाल दो A2, 2। तो इससे तुम्हें क्या पता लग गया, अब तुम्हारा सेट है ना किसी भी इंडेक्स पे कुछ इस तरीके का दिखता होगा। ठीक है, तुम्हें बस यहाँ से चेक करनी है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे बिगेस्ट वैल्यू, क्योंकि उन्हीं से एब्सोल्यूट डिफरेंस सबसे ज़्यादा आएगा, और इंडेक्स वाली कंडीशन ऑलरेडी ट्रू हो रही है, तो बस तुम्हें यहाँ से इनमें से दोनों से सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू से ये कंडीशन चेक कर लो, और तुम्हारा एस डॉट बिगिन और एस डॉट एंड से, और तुम्हें अगर कोई भी पेयर एग्जिस्ट करता होगा तो हमें डायरेक्ट रिटर्न करना है। अब जो मैं बोल रहा था कि मेरे दिमाग में आ गया था कि अभी एक्सप्लेन करते करते कि हम ये ओ फैन लॉग इन हो गई ना इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन हम वो फैन में भी कर सकते हैं। तुम खुद देखो कि तुम्हें मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुम किसी भी इंडेक्स आई पे खड़े हो तो तुम्हें आई माइनस इंडेक्स जो होगा, मतलब आई माइनस इंडेक्स डिफरेंस जो होगा, वहाँ तक की तुम्हें क्या चाहिए, सबसे छोटी वाली वैल्यू है ना। तो तुम अगर समझो तुम 5 पे हो, तो तुम्हारा 2 या फिर उससे पीछे तुम्हें क्या चाहिए, सबसे छोटी वाली वैल्यू। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तो उसके लिए तुम एक प्रीफिक्स एरे मेंटेन कर सकते हो मिनिमम की। सिमिलरली अगर तुम्हारा मैक्सिमम भी चेक कर सकते हो तो तुम एक मैक्सिमम मेंटेन कर लो प्रीफिक्स एरे की। तो मिनिमम मेंटेन करो प्रीफिक्स एरे, मैक्सिमम प्रीफिक्स एरे मेंटेन करो, और उस वाले इंडेक्स पे बस डिफरेंस चेक कर लो। प्रीफिक्स से क्या होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी मिनिमम होगा हमें वो पता लग जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी मैक्सिमम होगा हमें वो पता लग जाएगा। तो यार दैट्स इट। अब मैं इसके कोड पे आता हूँ। तो इसका कोड जो है वो कुछ इस तरीके के, जैसे बोला अभी मैंने एक सेट बना लिया था, अगर हमारा आंसर एग्जिस्टिंग करता होगा तो -1 रिटर्न करना है। अगर आई माइनस इंडेक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ये मैंने n ले लिया था इसको, तो हम डायरेक्ट इंसर्ट कर देंगे, तो हमारा सेट अपडेट होते जा रहा है। फिर हमें बस चेक करना है मेरे सेट में कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर मैं आई वाले को इंडेक्स कंसीडर करता हूँ, बड़ा वाला, तो फिर उसके लिए 2 पेयर आएंगे, मतलब एक हमें सबसे छोटा एक सबसे बड़ा पेयर, P2 सबसे छोटा P1 सबसे बड़ा। हमने ये कंडीशन लगा के चेक कर लिया कि अगर आंसर एग्जिस्ट करता है इनमें से किसी के लिए भी, क्योंकि फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो क्या बता रही है हमें, वैल्यू सेकंड वाली जो होगी वो इंडेक्स, तो आंसर 0 को P1 डॉट सेकेंड, आंसर 1 को आई। सिमिलरली यहाँ पे आंसर 0 को P2 डॉट सेकेंड, आंसर 1 को आई, और ब्रेक कर दो और एंड में रिटर्न कर दो आंसर। सो या नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम काफ़ी इजी थी, बता देता हूँ फोर्थ प्रॉब्लम क्या है। तो फोर्थ प्रॉब्लम ऐसी थी कि तुम्हें एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, तुम्हें एक मैट्रिक्स गिवन है, उसको समझ लो ए नाम की मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए। तुम्हें क्या बताना था, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये कुछ भी हो सकती है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, ये समझिए तुम्हारी मैट्रिक्स है। तो तुम्हें बताना था कि खुद के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, वो होगी उस वाले i, j की वैल्यू। तो A1 की जगह पे क्या आएगा, A2 इंटू A3 इंटू A4 इंटू A5 इंटू A6। A2 पे हमें क्या रखना है, खुद को छोड़ के बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब क्या आएगा, A1, A3, A4, A5, A6। तो हमें हर एक i, j के लिए बताना था
हर एक इंडेक्स के लिए बताना था हमें कि अगर हम उसकी वैल्यू छोड़ के बाकी सारे के सारे जितने भी सेल्स हैं ना उनकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कुछ कुछ आएगा, है ना। तो हमें एंड में एक ऐसी मैट्रिक्स रिटर्न करनी थी जो कि उन मतलब जो कि बनी होगी इन सारी वैल्यूज से, ठीक है। मतलब बता देता हूँ, जैसे कि अगर सोचो A1 A2 A3 ये है A00 A01 A02 सॉरी A10 A11। तो A00 की जगह तुम्हें क्या रखना है, A01 मल्टीप्लाई A10 मल्टीप्लाई A11। A01 की जगह A00 मल्टीप्लाई A10 मल्टीप्लाई A11। A10 की जगह A00 मल्टीप्लाई A01 मल्टीप्लाई A11। A11 की जगह A00 मल्टीप्लाई A01 मल्टीप्लाई A10। ठीक है, तो तुम्हें एक ऐसी मैट्रिक्स रिटर्न करनी थी। अब तुम खुद सोचो कि इस वाले क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि बस इसकी अप्रोच काफ़ी इजी है समझना। अगर सोचो कि तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है A1 A2 A3 A4, थोड़ी बड़ी मैट्रिक्स बनाते हैं A5 A6, ठीक है, इस तरीके की समझ लेते हैं A7 A8 A9 A11। ये तुम्हारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और ऐसी तुम्हारी काफ़ी सारी वैल्यूज़ होंगी। अब तुम्हें इस वाले सेल का जो है ना, तुम्हें इस वाले सेल का रिजल्ट निकालना है मतलब तुम्हें सारे सेल्स का एक तो रिजल्ट निकालना है, राइट, मतलब और उसको एक नई मैट्रिक्स में स्टोर करना है। तो अगर तुम इस वाले सोचो सेल का आंसर निकालना चाहते हो तो तुम्हारा आंसर होगा क्या, बेसिकली तुम्हारा आंसर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी सेल्स हैं उन सब का मल्टीप्लिकेशन, कॉमा इसके आगे जितने भी ये सेल्स हैं इन सब का मल्टीप्लिकेशन, इन सब का मल्टीप्लिकेशन, और इस कॉलम में जो है ना इसके ऊपर जितने भी सेल्स आ रहे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन और इसके जितने भी नीचे आ रहे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो बस यही आंसर था, हर एक सेल के लिए तुम्हें बस यही कंप्यूट करना है। अब वो करेंगे कैसे, वो किसी तरीके से तुम्हें ये प्रीफिक्स वगैरह बना के ये चीज़ मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, तो देख सिंपल सी चीज़ देखो यहाँ पे कि ये वाला जो प्रीफिक्स है ये किसके बराबर होगा। अगर मैं इस वाले से इस वाले कॉलम का मल्टीप्लिकेशन मतलब इस वाले कॉलम का हर एक वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन निकाल लूँ, इस वाले कॉलम की हर एक वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन निकाल लूँ, इस वाले सारे कॉलम्स की हर एक वैल्यू का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन निकाल लूँ, और मैं उनके मल्टीप्लिकेशन का, समझो ये M1 आया, ये M2 आएगा, M3 आया, इस कॉलम का मल्टीप्लिकेशन कॉलम की सारी वैल्यूज़ का। तो अगर मैं M1 मल्टीप्लाई M2 मल्टीप्लाई M3 कर दूंगा तो ये क्या होगा, ये पूरी इतनी बड़ी सब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा मेरे पास। तो तुम्हें क्या करना है, बस इस सब मैट्रिक्स का इन कॉलम का मल्टीप्लिकेशन निकालते चलो। सोचो आया M1 M2 M3 M4 M5। तो अगर तुम इसकी प्रीफिक्स एरे बना लो किसी तरीके से, ठीक है, मतलब पहले आएगा M1, फिर आएगा M1 स्टार M2, फिर आएगा M1 स्टार M2 स्टार M3 एंड सो ऑन। तो तुम अगर ये वाली चीज़ निकाल लो, सिमिलरली इसकी सफिक्स भी निकाल लो, जैसे M4 फिर M4 इंटू M3 फिर M4 M3 M2। तो अगर तुम ये निकाल लोगे तो इसका सफिक्स मल्टीप्लिकेशन निकाल लोगे तो इसका वो आ जाएगा पूरी सब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो दो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई हमारे पास कि इस वाली का हम क्या करेंगे, इनको कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए पहले तो हम सारे कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक प्री कंप्यूटेशन हम कर रहे हैं, और उसमें से हम एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स एरे बनाएंगे उन कॉलम के मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन करके, जैसा कि अभी मैंने बताया। और इसके लिए क्या करना है, इसके लिए भी तुम्हें प्रीफिक्स सफिक्स मेंटेन करना है। सोचो कि तुम अगर किसी वैल्यू पे हो, ठीक है, तुम किसी IJ पे हो, इंडेक्स पे, सेल पे, तो तुम्हें क्या करना है, I-1 उसी वाले J के लिए तुम्हें I-1 से ही तो बताना है, I-1 से लेकर जीरो से J से I-1 से लेकर J तक जो ये वाला ऊपर की जो वैल्यूज़ होंगी उनका मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो उसके लिए भी तुम क्या कर सकते हो, हर एक सेल के लिए तुम प्रीफिक्स मल्टीप्लिकेशन मेंटेन कर सकते हो, ठीक है, प्रीफिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो तुम क्या करते हो, बेसिकली हर एक कॉलम पे जाते हो, हर एक कॉलम पे तुम मेंटेन कर लेते हो प्रीफिक्स मल्टीप्लिकेशन।
और तुम्हें ऐसे ही क्या चाहिए, तुम्हें सफिक्स मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए। तो तुम ऐसे ही नीचे हर एक तुम कॉलम पे जाते हो और रो का क्या मेंटेन कर लेते हो, सफिक्स मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि अगर इस वाले की बात करूं, इस वाले कॉलम की, तो इस वाले कॉलम में मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए इसका जो है प्रीफिक्स मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे कोई वैल्यू समझो ए आई जे होती है, और मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या चाहिए था, सफिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मेरे को ये 4 चीज़ें मेंटेन करनी थी, जिसमें से 2 मैंने बता दी कि कैसे मेंटेन करेंगे। इसको करना भी बहुत सिंपल है, मतलब एक 2D एरे मेंटेन कर लो तुम, 2D DP टाइप। और तुम क्या कर रहे हो कि मतलब हर एक, जैसी तुम्हारे पास ये रोज हैं, तो तुम हर एक कॉलम पे जाओ और उस वाले के लिए तुम प्रीफिक्स मेंटेन कर लो, ऐसे ही तुम सफिक्स मेंटेन कर लो नीचे से। और हमें क्या चाहिए ऊपर से, अगर हम चेक कर रहे हैं ए आई जे को, तो हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए, प्रीफिक्स और ये सफिक्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो या नाउ लेट्स मूव टू द कोड ऑफ दिस। तो यहाँ पे मैंने जल्दबाजी में कॉन्टेस्ट में 4 की वो बना दी थी प्रीफिक्स सफिक्स, लेकिन 2 से काम हो जाएगा बेसिकली। ये मैं डीपी में किसके लिए ले रहा हूँ, डीपी समझो मैं ले रहा हूँ हर एक कॉलम का प्रीफिक्स सफिक्स। ठीक है, हर एक कॉलम का मैं प्रीफिक्स बना रहा हूँ, हर एक कॉलम का सफिक्स बना रहा हूँ, उसके लिए ये 2 से काम हो जाएगा। ये मैंने 4 फालतू ले लिया है, तो इसको कंसीडर मत करना। तो मैं हर एक यहाँ पे कॉलम पे गया सिंपली, और फिर मैं 0 से n तक स्टार्ट करता हूँ क्या बनाने के लिए, i इज इक्व टू 0 से n तक मैं करता हूँ प्रीफिक्स बनाने के लिए उस वाले कॉलम का। तो बस ये वाली मैंने प्रीफिक्स बनाई। सिमिलरली मैं नीचे से चलूँगा सफिक्स बनाने के लिए, तो ये सफिक्स बनाई। देखो मैंने ले रखे हैं यहाँ पे 1,3। ये 2D DP है, जिसमें कि मैंने 4, पहले मैंने गलती से 4 सोच लिया था कि मेरे को 4 की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन 2 से ही काम हो जाएगा। तो 1 और 3 मैंने अब बेसिकली 1 इंडेक्स वाली 2D एरे में और 3 इंडेक्स वाली 3D एरे हो गई वैसे, लेकिन ये 1 इंडेक्स और 3 इंडेक्स पे जो मेरी 2D एरे पड़ी होंगी उनमें मैंने कंप्यूट कर ली ये वाली चीज़। ठीक है, प्रीफिक्स और सफिक्स। और फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं सिंपली चलता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, एक मैंने देखा था जो कॉलम के मल्टीप्लिकेशन आए होते हैं उनका भी तो मैं प्रीफिक्स सफिक्स कंप्यूट करना है। तो ये मैंने CP और CP1 से कर लिया था, कॉलम प्रोडक्ट और कॉलम प्रोडक्ट 1। तो फिर मैंने क्या किया कि अब ये जो कॉलम, ये पूरे कॉलम का मल्टीप्लिकेशन मैंने ऑलरेडी कंप्यूट कर रखा है। ठीक है, मतलब DP में ऑलरेडी कंप्यूट हो गया होगा, n-1 आई क्या है यहाँ पे, आई कॉलम है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आई रो थी, यहाँ पे जे कॉलम था, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे आई जो है वो कॉलम है। तो मैंने बेसिकली मतलब ये वाला कॉलम इस तरीके से आई वो वाला कॉलम होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे को कॉलम्स के मल्टीप्लिकेशन का ही तो बेसिकली प्रीफिक्स एरे बनाना है। तो मैं CP ऑफ आई को मैं पहले कर देता हूँ DP ऑफ n-1 i1। ये क्यों किया, क्योंकि ये जो है ये क्या है, ये कॉलम का प्रोडक्ट है। कौन से कॉलम का प्रोडक्ट है, जो आयत वाला कॉलम होगा, राइट। और फिर हमें देखना है कि अगर i-1 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके पीछे, मतलब ये बेसिकली प्रीफिक्स मल्टीप्लिकेशन बनाने का सिंपल सा तरीका ही है। तो अगर एग्जिस्ट करता होगा इसके पीछे कोई कॉलम, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और मॉड लेना था हमें हर पॉइंट पे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से मैंने स्टार्ट किया पीछे से कॉलम को, और मैंने मतलब CP1 में सोचो सफिक्स कॉलम के प्रोडक्ट को मैं मेंटेन कर रहा हूँ। तो CP1 जो है, पहले तो मैंने कॉलम के DP से मैंने निकाल लिया इस पूरे कॉलम का प्रोडक्ट, और फिर मैंने i+1 चेक किया, अगर लेस देन इक्वल्स टू m-1 है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उसको उसके सफिक्स से। और बस यहाँ पे फिर मैं क्या करता हूँ, मेरे पास दोनों चीज़ें मेंटेन हो गई जो मेरे को चाहिए थी। और मैं क्या करता हूँ कि हर एक सेल पे जाके बस वो 4 जो मैंने कंडीशन बताई थी उनसे कंप्यूट कर लो। अगर j-1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो पीछे वाले जितने भी सेल्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन CP से आ जाएगा। आगे वाले जितने भी हैं, अगर j+1 लेस देन इक्वल्स टू m-1 है, तो यहाँ से आ जाएगा CP1 ऑफ j+1। और उस पर्टिकुलर कॉलम की अगर बात करें तो वो DP से आएगा। तो अगर i-1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो DP ऑफ i-1, i+1 इज लेस देन इक्वल्स टू n-1 है, तो DP ऑफ i+1। सिंपली बस ऐसे चेक कर सकते हो। तो बस इसमें तुम एंड में क्या कर दो, ये आई जे को PR के बराबर रख दो, एंड में रिटर्न ए कर दो। ठीक है, ए में ही हमने चेंजेस कर दिया, नए बनाने की जरूरत नहीं थी। सो या दैट्स इट, देन बाय बाय।